जब हम आहार की बात करते हैं तो आहार कहाँ से आएगा? आहार आएगा खेत से। खेत में कौन करेगा? किसान उगाएगा। तो हमें किसान से जैविक खेती की चर्चा करना, सात्विक आहार कहाँ से प्राप्त होता है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। योग के बाद हम आहार की चर्चा करते हैं। तो हमने जब अभी 465 दिन में देखा कि विभिन्न अनुभवी किसान जो हमारे वैज्ञानिकों के साथ अनुभव के आधार पे हम सबको अपनी खेती कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो उनको हमारे जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उनसे संवाद किया, उनको देखा और उनको जाना और परखा। उनसे फिर उनकी स्टोरी बनाई कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या अनुभव किया, ताकि वो स्टोरी उनकी कहानी, सफल किसान की कहानी बना करके हम अन्य किसानों को बता सकें, जिससे किसान प्रेरित हो सकें। इस सिलसिले में आज आज की हमारी जो चीफ गेस्ट हैं बहन जी सविता जी, और आज उनके बारे में हमारे आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, श्री रघुवीर सिंह रावत जी, नीलकंठ सावले जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी आदि महानुभावों ने और बहन जी से चर्चा की। विशेष तौर पर तो मैं आमंत्रित करता हूं दिनेश जी सेमवाल जी को कोई वो आए और आपने बहन जी से संवाद करके क्या देखा, क्या पाया, एक सफल कृषक के रूप में आप अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। दिनेश सेमवाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद दिनेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को मैं आमंत्रित करूंगा इस कार्यक्रम में। हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार जी सीजीएम सर भी जुड़े थे, वो बाद में कमेंट करेंगे। पहले हम आप लोगों से निवेदन जी करते हैं कि आदरणीय आप लोग। जी धन्यवाद। दिनेश जी। जी जी, सभी स्वागत आदरणीय है। सदस्यों को एक बार पुनः सुप्रभात। और जी हाँ सर, आवाज पहुंच रही है क्या? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आ रही है आपकी। हाँ सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है आपकी, आप बोलिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सुप्रभात। आज की हमारी जो मुख्य अतिथि है सविता ताई जी, उनकी जब पहली स्टोरी लिखी गई थी, कौन जी, आज की हमारी जो मुख्य अतिथि है सविता ताई जी, आप आदरणीय दिनेश जी, आपकी आवाज कट रही। आप। वर्धा जिले के गांव कान्हापुर से हैं और एक जैविक किसान हैं और सफल जैविक किसान हैं। आपसे सर क्या मेरी आवाज आ पा रही होगी? आप कभी आ जाती है, कभी कट जाती है, थोड़ा सा नेटवर्क में आने का कष्ट करें, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ताकि आपकी साफ आवाज आए। नमस्कार सभी को। हाँ और सर, मैं कुछ एक कोशिश समस्या कर। है कुछ साउंड की, तो मैं अनुरोध करूंगा दिनेश जी से कि वो नेटवर्क के पास आ जाएं। अपना उद्बोधन सीधे हम हमारे जो मुख्य अतिथि हैं सविता जी, उनको आमंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ साक्षात्कार जब हुआ था ऑनलाइन, मैं भी उपस्थित था और हमने उनकी बात सुनी थी पहले। उनके ऊपर स्टोरी भी लिखी हुई है। तो बिना वक्त गंवाए हम सीधे सविता जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो आकर के अपना उद्बोधन दें। और साथ ही पिछली बार जब उनके साथ साक्षात्कार हुआ था ऑनलाइन, उसके बाद से उन्होंने, उनके कई सारी योजना थी, कई सारे प्लान थे, तो क्या क्या उसमें से कर पाए हैं और क्या उनके अनुभव रहे। तो सविता जी को आमंत्रित करते हुए बुलाना चाहेंगे। धन्यवाद। जी सर, आदरणीय बहन सविता जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें, अपने बारे में सदन को अवगत कराने का कष्ट करें।
आदरणीय सविता बहन जी। अभी ऑडियो को खोलना है उन्होंने। सर मेरी आवाज आ पा रही होगी वहां पे? सविता बहन जी आप अपना ऑडियो खोल लें, आप म्यूट है अभी, अनम्यूट कर लें जी। स्वागत है आपका। हेलो, सभी को ओम। ओम। ओम ओम सविता देवी। आवाज आ रही सभी को? जी जी आ रही है बहन जी। हेलो, हाँ नमस्ते जी। मैं कान्ना की रहवासी सेलू जिला वर्धा। मैं एक किसान महिला हूँ। भाई साहब आप सबको आवाज आ रही क्या? जी 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 आवाज आ आ रही रही है। है, थोड़ी हाँ थोड़ी जी। कट रही है आवाज आपकी, थोड़ी सी आप इधर उधर और हो जाएं, जगह चेंज कर लें आप। भी सभी भाई साहब को प्रणाम। जी आप अपना अपना मार्गदर्शन जारी रखें, सभी को अपनी प्रणाम। बात शुरू करें बहन जी। ओम। आवाज आ रही है सभी को? हाँ मैं एक किसान जी आ महिला रही है हूँ। दीदी। हाँ मैं 2011 से मैं अपनी खेती पूरी ऑर्गेनिक कर रही हूँ, यानी जैविक कर रही हूँ। मैं अपने खेती में अलग अलग तरह के क्रॉप और अलग और जो पूरा करने के बाद जो निकलने वाले जो फल भाजी है, यानी जो कुछ भाजी भाजी का है और फल भी है, तुअर भी है, तो उसका मैं खुद मार्केटिंग करती हूँ। मेरा खेत जो है जो नागपुर हाईवे, वर्धा और नागपुर हाईवे में है, लगा हुआ है। तो वहाँ पर मेरा एक छोटा सा शॉप है, एक मेरी, वहाँ पर हम सभी भारत का गिर वहाँ पर आवाज आ रही? नहीं सविता दी आवाज कट रही है। हाँ, और अभी अभी भी हाँ वो अपना अगर वीडियो ऑफ कर देंगे तो हो सकता है बैंडविड्थ का वो कर लें, सही हो जाएगा। उसका वीडियो अगर बंद कर देंगे तो खाली ऑडियो चलाएंगे तब भी काम हो जाएगा। बोलिए सविता ताई। तो मेरे घर 6 एकड़ खेती है। हाँ हाँ, मेरे घर 6 एकड़ खेती है। हम 6 एकड़ खेती पूरी ऑर्गेनिक तरह से करती हूँ। हम दोनों जन, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों मिलकर अपनी खेती का सब काम वगैरह सब निपटा लेते हैं। कोई ज्यादा दिक्कत रही तो हम अपना लेबर के हिसाब से अपना काम कर लेते हैं। खेती में गन्ना है, तो और सब्जी भाजी का है पूरा। तो हम सीजनेबल सब्जी खेती में लेते हैं 2.5 एकड़ में। बाकी 4 एकड़ जो है, तो 4 एकड़ में सोयाबीन और तुअर लगाते हैं। सोयाबीन निकलने के बाद चना वगैरह लेते हैं, गेहूँ लेते हैं। और जो 2.5 एकड़ खेती है उसमें सब फल भाजी और पाले भाजी और गन्ना और फल पौधे यानी पपीता वगैरह हम ऐसे क्रॉप वहाँ वो खेती में लेते हैं। तो जो सब भाजी वाजी सब निकलती है, तो मैं अपने वर्धा नागपुर हाईवे पर मेरा खेत है, वहाँ से हम, मेरा एक छोटा सा शॉप है वहाँ, तो वहीं से हम पूरी भाजी वगैरह वहीं से हम बिक्री कर लेते हैं।
जो गन्ना है तो गन्ने के लिए तो मैंने मशीन ली, जूस मशीन ली, तो 4 महीने में गन्ने का जूस और गन्ने का जूस बेचती हूँ। हमारे घर 10-12 गैया है, तो गैया के गोबर के साथ और गोमूत्र उसके साथ हम खेती कर लेते हैं। वहाँ पर पूरी जो निविष्ठा है हम खुद घर पर बनाती हूँ मैं, और लगने वाले जो दवाई है वो भी मैं खुद घर पर बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने पहले ट्रेनिंग लिया था, तो वो ट्रेनिंग के हिसाब से अभी मैं पूरी अपने खेती के लिए जो लगता है वो मैं अपने घर में खुद बना लेती हूँ। और अभी जो अभी 2015 से मैं जो महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान है उसमें भी जुड़ गई, क्योंकि अपने जो अपन खुद कर रहे हैं वो सब किसान बहनों को भी बताना चाहिए। इसलिए मैंने वो माध्यम से हम जो बचत गट सब गांव में तैयार हुए, हमारे भी गांव में 26 बचत गट है, तो उसी के माध्यम से मैं उनको अपना ट्रेनिंग यानी डेमो वहाँ पर सब महिलाओं को देती हूँ। और खेती तो खुद अपनी 2011 से तो मैंने पूरी शुरुआत कर ली कि खेती मेरी पूरी ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक खेती करने से बहुत सारा ऐसे यानी बहुत फायदे हुए, क्योंकि जो हमारे खेती में लगता था वो जहाँ हम बाहर से जो मटेरियल लाते थे उसका भी खर्चा बच गया। और जो महत्व की बात जो है, तो वो खेती की जो पोत है हमारी वो बहुत अच्छी हो गई, सुपीक हो गई। यानी उस खेती में जो है केमिकल का कुछ डालती नहीं, पूरी खेती जैविक हो गई। यानी हमारे घर के लिए जो हम खाते हैं तो वो शुद्ध आहार ऐसे हम अपने घर में भोजन में लेते हैं। तो इसी ऐसे धीरे धीरे करके मैंने पूरी 6 एकड़ खेती पूरी ऑर्गेनिक कर ली। और ऑर्गेनिक के हिसाब से जो ज़्यादा बड़ा क्रॉप लेते हैं उसके लिए मार्केट नहीं है। बाकी छोटे छोटे जो क्रॉप लेते हैं हम लोग सब्जी भाजी का, तो वो मैं अपना खुद का मार्केटिंग जो सिंगर कर लेते हैं। नहीं तो वो मुझे पूछते हैं कि कैसे करना है दीदी, तो मैं अपना जो अपने घर में रहा मैं देती, तो फिर वो खुद को उनको बनाने के लिए बोलती, वो खुद भी बना लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे हमारा प्रयास है वो भी चल रहा है। जो माध्यम से हम गए थे तो जिले में मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, जिसमें और जिला में भी। और इसी साल 2019 में जो महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान मैंने आपको अभी बताया था, उन्हीं के माध्यम से मेरे को मोदी साहब जी मिले थे वहाँ पर, और उन्होंने भी मेरे साथ 4 मिनट बात की, और वो भी मेरे को ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं, और उन्होंने भी मेरे को पूछताछ की कैसे करना है, क्या करना है, आप सब्जी भाजी का लेते तो कैसे मार्केटिंग करते हैं। तो मैंने उनको भी 4 मिनट अपने जो मेरे जो अनुभव थे उनको मैंने बताया। और जो गर्भवती महिला रहती है तो उनके लिए पोषण वाटिका भी हम लोग बनाते हैं, घर पर परस बाग भी देते हैं। तो उनसे जो अपनी लड़कियां जो है उनके लिए जो हीमोग्लोबिन का प्रमाण जो ज़्यादा कम रहता है उस महिलाओं में भी और लड़कियों में भी, तो उनसे हम अपने जो घर में परस बाग रहा बिना दवाई के जो ऑर्गेनिक पद्धति परस बाग के उनमें वो को देते हैं, तो रहता है वो भी प्रोजेक्ट हमने अपने गांव में करते हैं। और अब चालू है क्षेत्र में जहाँ है वहाँ पर परस बाग हम बना लेते हैं कि महिला बताते हैं कि अब तुम अपने घर में बाग बनाओ, लगाओ। और अच्छा जो सब्जी भाजी का है जो अपन बाजार से मार्केट से लाते हैं उनसे आता है, तो का सब्जी भाजी का अपन खुद खाओ। सब सीजन सब क्रॉप अपन लगाते हैं,
अभी जैसे भिंडी है, चौलाई फली है, बैगन है, टमाटर है, मिर्ची है, वो लगा सकते हैं। अगस्त सितंबर में अलग ले सकते हैं, यानी अलग अलग करके अपन क्रॉप अपने घर थोड़ा रही तो वहाँ पर अपन ले सकते हैं। अभी 2020 में इसके वजह से मेरे को पुरस्कार, तो हम गए थे, तो वो जो अपने राज्यपाल जो है भगत सिंह जी कोश्यारी, उनके हस्ते मेरा वहाँ पर भी सत्कार हुआ था। मैंने वो जो फोटो जो है तो मैंने रंजना दीदी को भी भेज दिए कल। तो आपको अभी बता रही मैं अपने बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता रही कि वो भी मेरे को राज्य से मिल गया है, जीजा माता। और अभी मेरी ऐसे अच्छे से खेती भी चालू है और हम अच्छे से खेती भी कर रहे हैं। और जब तक मेरे से होगा तो मैं अपने जैविक खेती भी करूंगी और सब किसानों को, बहनों को भी बताऊंगी कि जैविक खेती में क्या फायदे हैं। बताना तो चालू है और भी, और जितने लोग मेरे से जुड़ेंगे तो उतने लोगों को हम अपने गांव में खेती करना, महिलाओं को बताएंगे कि कैसे खेती करना है, और अभी बता भी रहे हैं इसके माध्यम से कि कैसे खेती करना है और खेती के जैविक खेती के फायदे क्या है। हम हमारे खेती में जो है तो वहाँ पर गांडूल खत का एक यूनिट तैयार प्रोजेक्ट यूनिट तैयार किया, नाडेप खत का यूनिट तैयार किया, और जो अमृत है, अमृतम है, जो पोटाते हैं वो पोटैश हमने है, वो भी हम अपने खेती में उसका भी प्रयोग करते हैं। जो खटमिटा रावण बोलते हैं अपन साज का, वो भी हमने अपने खेत में यूज किया और अभी भी कर सकते हो। हमारे पास हम जो धूप काले में जो है वो पूरा तैयार करके, जो जितनी सामग्री अपन खेत में लगती है उतनी सामग्री हम अपने घर पर तैयार करके रख देते हैं। और ये जो बारिश का समय आता है तभी कोई भी कीड़ कभी भी आ सकती है, इसके लिए हमें जितना मालूम है उतना हम अपने खेती में उसका स्प्रेइंग करते हैं। ऐसे ऐसे माध्यम से हम अपनी खेती कर रहे हैं। और अभी हम जो ऑर्गेनिक जो कर रहे थे, हम अपना देसी वान भी लगाया हुआ है। देसी वान में जो काकड़ी है, चौलाई की वो बरबटी वाली फली भी है। और हम तो ऐसे सोच रहे कि देशी वान का जो हमारे यहाँ पर बीज भी है, कपास भी लगा सकते हैं, लेकिन वो कपास के लिए जो हमारे इधर है तो थोड़ा सा कपास हम मार्केट में नहीं ले जा सकते क्योंकि उसकी दाम नहीं मिलेगी, इसलिए हमने कपास तो बंद कर दिया। अभी कपास हम अपने खेत में नहीं लगाते। जो कपास जो लगाया था पहले तो बीटी कपास में से हमने ऑर्गेनिक तरह से पद्धति से लगाया था, लेकिन अभी वो तो 10 साल हो गए तो हम अपने खेती में कपास नहीं ले रहे। और हम खुद अपनी खेती जो है तो हम अपने बैलों से करते हैं, यानी जुताई सोई वगैरह सभी हम अपने, यानी ट्रैक्टर से नहीं करते क्योंकि हम अपने जो घर पर बैल है तो बैल से जुताई वगैरह करते हैं। रंजना दीदी आवाज आ रही क्या? हेलो। जी बहन जी, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है? जी आ रही ना? हाँ हाँ। तो ऐसे ऐसे हम अपने ऐसे पद्धति से खेती कर रहे हैं और ऐसे हम करते रहेंगे खेती। आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। हेलो।
का मन कहना है कि आप अगर किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हाँ हैं पूछ सविता। सकते हैं। हाँ ओम जी, सविता जी, आप भुनने के ओह, लिए क्या यूज करते हैं जो खेत में हम भुनी? भूमि सुधारने के लिए है ना। हेलो। हाँ जी। हेलो जी। हाँ, भूमि सुधारने के लिए की बात कर रहे हैं क्या आप? जी। हाँ, तो भूमि सुधारने के लिए हम अपने खेत में जो है अपना कंपोस्ट खाद पहले डाल देते हैं। कंपोस्ट खाद के बाद हम जो अपने क्रॉप, जैसे क्रॉप लगाते हैं वैसे हम जीवामृत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जीवामृत का और गांडूल खाद का। तो उससे से हमारी जमीन अभी बहुत अच्छी बन गई, यानी नरम जमीन हो गई। और उसमें जो कचवा बोलते हैं अपन, हमारे इधर गांडूल बोलते हैं, तो जी। वो गांडूल की संख्या भी ज्यादा हो गई। और जी, बरबटी में कल्ले के लिए आप क्या करते हैं? जो कल्ले निकलते हैं उसमें क्या डालते हैं आप? कल्ले यानी जो क्या? ट्रिलिंग, ट्रिलिंग, प्लांट की ट्रिलिंग। हाँ जी, प्लांट की ट्रिलिंग होता है जी। हाँ, तो उसमें हम जो डालते हैं ना, तो वो जीवामृत की जो फवारते हैं हम, उसमें जो छान लेते हैं और वही उसकी जो स्लरी रहती है ऊपर की, वो जी। फवारने से पौधा जो है तो अच्छा भी रहता है, उसमें ग्रोथ भी ज्यादा आती है और वो ब्रांचिंग भी ज्यादा करते हैं। ओम जी, धन्यवाद जी। और भी किसी का कोई सवाल हो तो सविता दी से पूछ सकते हैं। जी ओम, नर्मदापुरम से मैं शरद वर्मा बोलता हूँ। सभी को हाँ जी। कोटि कोटि प्रणाम। आपको खेती करने में सबसे ज्यादा परेशानी कब आई? मेरे को खेती करने में सबसे ज्यादा परेशानी तो नहीं आएगी, क्योंकि अभी इस साल परेशानी ज्यादा हो रही है, क्योंकि बारिश का मौसम ज्यादा है और बारिश बहुत ही चल रही है, यानी अच्छे से क्रॉप नहीं आई इसी साल। तो पहले साल हमने खेती की, तो पहले साल जो खेती मैंने चालू की तो पहले, इसके पहले मैंने 2008 से जो खेती है आधी आधी कर ली, यानी आधा रसायन और आधा जैविक, यानी कंपोस्ट वगैरह डाला। तो यानी पहले से खेती हमारी मजबूत थी। और पहले साल मैंने जो क्रॉप लगाया था पपीता का, पहले भी हम लगाते थे, केल और पपीता हमारे खेत में रहता था। तो उससे जो पहले साल लगाया और पहले साल जो ऑर्गेनिक खेती की मैंने, उसी से निश्चय किया कि अभी ये साल से 2011 से ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए। तो उसी साल से मेरे को दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि वो पहले साल मेरे को अच्छे से उत्पादन मिला। और तभी से मैंने 2012 से मैंने अपना शॉप शुरू कर दिया। तो सबसे पहले अच्छी साल का कमाई कब हुई आपकी? पहले साल में 2012 में मेरे को 2 एकड़ में 8 लाख का उत्पन्न हुआ था पहले साल 2012 में, और पपीता लगाई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसीलिए पहला साल जो अच्छा गया, तो फिर मेरे को तकलीफ नहीं हुई कोई ऑर्गेनिक खेती करने में, जी। यानी समाधानकारक खेती का उत्पादन मिला। तो और ऐसे कैसे थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा अपने निसर्ग के तरह से कम ज्यादा तो वो तो होता ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे मेरे को अच्छी सी खेती, कोई तकलीफ नहीं हुई ऑर्गेनिक खेती करने में। ऑर्गेनिक को बेचने में कैसा रहा आपका? आपने बेचा, बेचने तो में? बेचा तो मैंने पहले मार्केट में ले गई थी पहले साल। पहले थोड़ा एक दो महीना मेरे को बहुत तकलीफ हुई, यानी मार्केट में ले जाने के लिए। तो मार्केट जी में भाव अच्छे नहीं मिले थे, अपने जो रासायनिक के भाव है, केमिकल वाले, वही भाव मिले थे। जी। तभी मैंने सोचा कि अपना खेत जो रोड पर है, जो मैं अभी महाराष्ट्र दर्शन कर कर आई थी, तो वहाँ पर उधर के जो लोग हैं पश्चिम महाराष्ट्र में, तो अपने खेत के सामने जो बैठे रहते थे कि एक टोकले में कुछ लेकर, यानी अनार वगैरह। तो मैं भी 2 बार गई थी वहां पर देखने, ऐसे गई थी अपने दर्शन करने के लिए। तो मेरे को लगा कि अपन भी ऐसा करें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तभी से मैंने 2000 अपने 28 28 जनवरी 2012 में मैंने अपना ये शॉप शुरू किया था। 28 जनवरी 2012 में शॉप शुरू किया था, तभी से मेरा शॉप अभी शुरू है। और मैं खुद की बिक्री जो है तो अपनी खुद कर लेती हूँ, और जितना मेरे को चाहिए अभी
4 लाइन जो अपने इसकी चाहिए चौलाई की 4 लाइन चाहिए तो 4 लाइन मैं लगाती। 15 दिन के बाद फिर 4 लाइन और लगाती। जी 15 दिन थी वो हो गई, 15 दिन के बाद फिर और 15 दिन के बाद और 4 लाइन लगा दी। यानी जितना मेरे को वहां पर माल चाहिए तो मैं उतना ही लगाती, बाकी की जगह लगे तो खाली रख देती। जी ऐसे तरीके से मैं अपना खेत में अपना सब्जी भाजी का थोड़ा थोड़ा लगाकर वहां पर आप फसलों की तुड़ाई कब करते हैं? तुड़ाई फसलों की तोड़ाई तो अभी जो 11 बजे से हम तोड़ाई चालू कर देते और 3 बजे अपना शॉप शुरू कर देते। आपके हम कितने कर्मचारी लगाए आपने खेत में? अभी तो कुछ कर्मचारी नहीं। जब भी मैं अभी निंदन जो रहा, अपने तन निकालना जो रहा खेती का, तभी मैं कर्मचारी लगाती, नहीं तो नहीं लगाती। हम दोनों जन मिलकर वो सब्जी भाजी का तोड़ लेते हैं और फिर मैं अपने शॉप पर सब साथ में लेकर आती और वहां पर बैठते। जी सिर्फ जी 4-5 महीने मेरे पास एक महिला रहती मेरी खेती में जो काम करती वो, तो उसके लिए मेरे जी को जो गन्ने का जूस जो निकलना है तो उसके लिए ताजा जो गन्ना चाहिए मेरे को। और पहले भी सवेरे से 9 बजे से अपने को बैठना पड़ता है जो मशीन चालू रहती तो वहां पर फिर एक जी महिला मैं अपने साथ रख लेती 5 महीने वगैरह। जी 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 ओम। जी ओम जी। ओम जी। गणेश गौर बोल रहा हूँ एमपी से, नर्मदापुरम से। मैं ये जानना चाह रहा था कि 1 एकड़ में कितना प्रॉफिट ले पा रहे हैं आप? हम 1 एकड़ में कम से कम 1.5 लाख 2 लाख ऐसे प्रॉफिट ले रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यानी 2 एकड़ में हम 3 लाख, किसी साल में 3-4 लाख उत्पादन निकाल रहे हैं। 3 लाख तो निकाल ही रहे सब जी खर्चा धन्यवाद आपको। वगैरह। हाँ, खर्चा वगैरह डिवाइड करके। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सभी को हाँ, प्रणाम। प्रणाम। सविता ताई जी, आपका जैविक खेती के माध्यम से लोगों को निरोगी रखने का कार्य तो बड़ा ही सराहनीय है। मैं ये हाँ जी। जानना चाह रही थी कि 2011 से पहले क्या आप रासायनिक खेती करते थे? हाँ, 2011 के पहले से हम रासायनिक खेती करते थे और अच्छा जो हमारे घर रासायनिक खेती भी करते थे और हमारे कैसे वो आधे आधे प्रमाण से करते थे, क्योंकि पहले हमारे घर जी बहुत गैया थी। अभी भी गैया है लेकिन पहले ज्यादा थी। 2010 तक हमारे घर में बहुत सारी गैया थी। तो वहां पर जो अपना गैया का जो गोबर निकलता था वो हम अपने खेती में डालते थे पूरा। तो ये कार्य यानी आप पहले से ही कर रहे थे क्या? पहले से कर रहे थे। हाँ, लेकिन पहले मालूम नहीं अच्छा था कि अच्छा। जैविक खेती क्या है और जैविक खेती कैसे करना चाहिए। ये पहले मेरे को नहीं पता था। अभी कैसे धीरे धीरे सब पता चल तो रहा मैं है। ये जानना चाह रही थी कि जी, मैं ये हाँ, जानना चाह रही थी कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? क्यों आप जैविक खेती की ओर अग्रसित हुए? और आप उन किसान भाइयों को जो रासायनिक खेती अभी कर रहे हैं पर हाँ, जैविक खेती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें क्या सलाह देंगे कि कौन सी फसल लगाएं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें घाटा अपन नहीं हो मार्केट? हाँ जी हाँ, तो देखो फसल तो अपन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कपास के सिवाय कपास नहीं ले सकते अपनी जैविक खेती में, क्योंकि कपास का उत्पादन ज्यादा नहीं आता। तो अपन जी सोयाबीन जी भी ले सकते हैं, सोयाबीन के बाद चना भी ले सकते हैं। वैसे तुअर का क्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि तुअर में कुछ रासायनिक डालने की जरूरत नहीं है। और तुअर की दाल भी हम बेच सकते हैं और तुअर भी बेच सकते हैं। तुअर में मार्केट में ले जाना है तो अपने को रेट अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन अपन ऑर्गेनिक दाल कर बेचेंगे तो आपको रेट भी अच्छा आएंगे। और अपना जो दाल है तो उसमें स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है तुअर की। तो इसलिए अपन तुअर जो लगाए तो कोई मुश्किल। ताई जी, तुअर की दाल का उत्पादन तो कम हो जाएगा ना जैविक खेती का? जैसे ही शुरुआत करेंगे तो बाद में भले ही अच्छा हो जाए। नहीं, उसमें तो ऑलरेडी जो है तुअर में तो रासायनिक की कोई जरूरत ही नहीं की। उसमें जो जड़ है नीचे की, उसमें से वो जमीन से जो नत्र है वो खुद निकाल सकते हैं तुअर के पेड़ पौधे। और हवा में से भी वो नत्र अपने लिए जितना चाहिए उतना वो ले सकते हैं, लेकिन इसमें तुअर में उत्पादन कम नहीं हो सकता।
सिर्फ उसका नियोजन जो है 1 महीने में 1 डेढ़ महीने में जो करना है अपन को, जो स्प्रेइंग करनी है और कीड़ का नियंत्रण जो करना है वो अच्छे से करना चाहिए। और उसमें जो कटाई जो की अपन ने कटाई जैविक जो खेती करने की की, योजना बनाने के पहले जी हाँ मैं बोलो ये जी। बोल रही थी कि जैविक खेती करने की योजना बनाने से पहले कितने समय पहले से जमीन के में कंपोस्ट डालने की तैयारी करना पड़ती है? वो 1 साल से 3 साल से पहले कंपोस्ट डाला तो अपन को उसके रिजल्ट 2 साल, यानी अभी समझो अपन ये साल में कंपोस्ट डाल दिया तो उसके रिजल्ट अपन को अगले साल में मिलेंगे, क्योंकि जब कंपोस्ट जमीन में पूरा कुछ जाएगा तो उसके रिजल्ट आपको 1 साल के बाद मिल सकते। जी जी धन्यवाद ताई जी। ओम आदरणीय सभी को प्रणाम। हमारे बहन महाराष्ट्र से सविता ताई को इस जैविक खेती का बड़ा लंबा अनुभव है, तो मैं सविता ताई से एक सभी सदन को मालूम पड़े की ये जो जैविक खेती में खरपतवार, आपण त्याला मराठीत तण म्हणतो, तो खरपतवार के बारे में बहुत लोग जैविक में परेशान होते हैं, क्योंकि आजकल मजूर लेबर नहीं मिलते और इसमें अपन जो केमिकल तणनाशक है वो भी छिड़काव नहीं कर सकते। तो इसमें थोड़ा सदन को सब जानकारी खरपतवार के बारे में थोड़ा विस्तृत बताइए। हाँ सही बात है जी। जो अभी हमारे इधर कैसा है जी, जो गैया अपने चराने के लिए जाती है तो चराने के लिए हम गैया छोड़ते हैं तो उसमें जो बीज वगैरह गैया के गोबर में आ जाता है, तो उसके लिए बहुत सारा घास निकलता है। तो वो जो हम करते हैं तो वो सिर्फ निंदन के हिसाब से, यानी लेबर लगाकर ही उसका तन का नियोजन हम करते हैं। जो तन रहा तो उसका नियोजन हम निंदन यानी मजूर लगाकर हम अपना नियोजन कर लेते हैं, लेकिन तणनाशक वगैरह उसमें फवारनी नहीं करते। धन्यवाद दीदी। क्योंकि उसमें थोड़ा तन के बारे में जब नियंत्रण करना होता है तो कुछ अच्छा धन का आप प्रयोग करते हैं क्या? आच्छादन में जी हमारी खेती में आच्छादन नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा क्रॉप लगाते हैं तो आच्छादन नहीं कर सकते ना। जो तन का आच्छादन है तो वो फिर छोटे छोटे जो पौधे हैं, अपन जब बीज आने के पहले जो तन अपने निकाला, निंदन किया, तो वही आच्छादन हम पौधों के पास करते हैं, यानी मल्चिंग के तरह। तो फिर उसमें से वो सड़ जाता है तो उसमें जीवाणु भी ज्यादा रहते हैं और जो तन की जो फिर बाद में उगाने की जो उगाने वाला जो तन है तो वो भी छोटा है, तो वहां पर जमीन में कुछ कर मर जाता है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हम जुताई के माध्यम से उसका तन का जो ये है जो कर सकते हैं, तैनात कर सकते हैं। यानी बैल के माध्यम से भी और मजूर लगाकर वो जो खरपतवार का नियंत्रण करते हैं आप, ऐसा यानी? हाँ 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 जी जी धन्यवाद बहन जी। ओम सभी को। और भी कोई सविता ताई से सवाल करने चाहते हो सदन में भाई बहन तो सवाल कर सकते हैं। सविता ताई का बहुत सुंदर मार्गदर्शन है और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत सुंदर है। तो आगे कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित है। हाँ, दीदी ने जो बताया है कि 1.5 लाख रुपए अपना लागत खर्च वजह कर और अपन माइनस करके जो बचता है, तो उस कौन सी क्रॉप में, कौन सी फसल में बचता है 1.5 लाख कम से कम एक कर में? सर वो तो नहीं बता सकते, क्योंकि हर सीजन में हर क्रॉप लेते हैं हम। 2-2 महीने का क्रॉप रहता है ये वाला सब्जी भाजी का, ज्यादा दिन तो नहीं चलता ना। ये जो अपन क्रॉप लगाते हैं 1.5 महीना 2 महीने तक क्रॉप चलता है। अच्छा तो उसमें चौलाई फली है, बैगन है, टमाटर है, मिर्ची है, फ्लावर है, ब्रोकोली है, रेड कैबेज है और पत्ता गोभी जो है, और उसमें पानी भाजी में पालक है, मेथी है, कोथिंबीर है, काकड़ी है। ये सभी क्रॉप में हम अपना खर्चा उतना हम रह सकते हैं, बैलेंस खर्चा वजह होकर। यानी अलग अलग तरह की क्रॉप हम वहाँ पर लगाते हैं। साल भर में एक ही क्रॉप नहीं रहता, अलग अलग 3-3 महीने के क्रॉप हम सब लेते हैं।
कम से कम ये जो अपन छोटे छोटे प्लॉट डालते हैं तो हाँ ये प्लॉट ऐसे गुंटे वाइज या आधा एकड़ के रहते हैं कि कैसे रहते हैं? नहीं, गुंटे वाइज रहते हैं। उसमें जो उसमें हमारे एक एक एकड़ के 2 प्लॉट है। तो एक एक एकड़ के 2 प्लॉट है, तो उसमें जो हम अभी 1 एकड़ का प्लॉट अभी खाली है। अभी वहाँ पर कुछ लगा है, सिर्फ तुअर के साथ लगाई है वहाँ पर फली के लिए। तो 6 तुअर के साथ है, यानी 10 गुंटे में तुअर है लगाई हुई। उसमें बीच बीच में उसमें मूंग है और उड़द है लगाया हुआ। उसमें जो अंबाड़ी, जो अपन शरबत वाली अंबाड़ी जो बोलते हैं, वो 2 लाइन लगाई हुई है। और बाकी 4 लाइन मिर्ची की लगाई हुई है, 4 लाइन टमाटर की लगाई हुई है, 10 लाइन गन्ने की लगाई हुई है, और 5 लाइन हल्दी की लगाई हुई है, 3 लाइन अदरक की लगाई हुई है, 4 लाइन भिंडी की लगाई हुई है, 2 लाइन वाल की लगाई हुई है। ऐसे हम थोड़े थोड़े दूसरे वही बाजू वाले प्लॉट में जो है उस 1 एकड़ में, उसमें 1 एकड़ पपीता लगाई हुई है। उसमें जो आंतर पीक है तो वहाँ पर ककड़ी लगाई हुई है, उसमें पपीता मिर्च और चौलाई फल्ली लगाई हुई है, वहाँ पर 4 लाइन, 3 लाइन वाल फल्ली लगाई है। ऐसे थोड़े थोड़े हम क्रॉप आंतर पीक में भी लेते हैं, और ऐसे सादे इसमें भी ऐसे थोड़े थोड़े लगाते हैं, 4 5 लाइन, यानी 5 गुंटे में, ऐसे बोलो कि 5 गुंटे में हम वो पीक लगा लेते हैं। वो 5 गुंटे का पीक खाली हो गया, अभी उसका क्रॉप कम हो गया है, तो फिर जो खाली जगह है उसमें हम और सोइंग करते हैं, और उसमें से और क्रॉप लगा लेते हैं। तब तक ये जगह जो है पहले वाली वो खाली हो जाती है। ऐसी बहुत तरह से सुंदर। हम हाँ, ऐसे तरह से हम थोड़े जगह में ऐसे क्रॉप हम लगाते हैं। अभी जो गौ माता है तो ये हाँ, पूरे देसी है या मिक्स है उसमें? नहीं, देसी है वो कितने सब। गौ माता है? अभी हमारे घर 6 गौ माता है, और 2 3 बैल है, और उसके 3 बछड़े हैं। उसमें गिर है या अपने देसी जो गावरान बोलते नहीं, यही है? अपने देशी है जी, देशी। गावरान। हम्म। और इसका अपन गोमूत्र और ये जो ये है ये तो इसमें अपने जमीन में जैविक में तो काम आता है, इसके सिवा और कुछ कंडे बेचते हैं क्या? क्योंकि हाईवे पर है तो जैसा अपना नवरात्र आता है उस टाइम में उसमें कुछ यूज करते हैं क्या अदर उत्पादन के लिए? हाँ जी, वो भी रहता है। और जो गांडूल खत जो बोलते हैं ना अपन, नाड़े खत, गांडूल खत, तो हाँ वो जी। भी हम उसका भी अपने स्टॉल पर रखकर किसी को होना फूल झाड़े डालने के लिए, यानी शहर जो सब्जी भाजी लेने वाले आते हैं तो वो पूछते हैं कि खत भी है कि आपके पास, तो मैं खत भी देती हूँ, और वो जो गंडे भी तैयार करके रखती हूँ वो भी बेचती हूँ। जी, इन्हें इससे अतिरिक्त उत्पन्न मिलता है और भी? हाँ, और भी मिलता है। और मेरा घरेलू जो है गृह उद्योग जो बोलते हैं वो भी है। जो मूंग रहा तो मूंग की दाल कर मैं अपनी वड़ी भी बना लेती हूँ, और जो गेहूं के ऑर्गेनिक गेहूं अपने पास रहता है उसके मैं चवड़ी भी बना लेती हूँ। और जो सरगुंडे जो बोलते हैं, आपकी सरगुंडे तो आपको पता है कि नहीं तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे इधर सरगुंडे आम के रस के साथ बहुत लोग यानी चॉइस करके खाते हैं वो लोग। तो वो सरगुंडे भी मैं अपने घर पर बना लेती हूँ। वो भी मेरा गृह उद्योग एक 4 महीने 2 महीने चलता है। अपने महाराष्ट्र में तो सब सरगुंडे पहचान लेंगे, लेकिन बाकी के राज्य में क्या बाकी मालूम के, हाँ पहचान लेंगे? हाँ, तो वही तो बोल कैसी रही ना। रहती है? महाराष्ट्र में सभी को मालूम है सरगुंडी क्या चीज है करके। नहीं अवेलेबल तो रहता है ना, वो रस के साथ ही खाते हैं ना हम। हाँ हाँ, रस के साथ खाते हैं, लेकिन अभी कुछ लोग रस के साथ, अभी जो बच्चे हैं छोटे वाले, वो तो मैगी बोलते हैं उसको। हाँ, मैगी तो मैगी की तरफ होता है। हाँ हाँ, तो मैगी बोलकर भी वो खाते हैं। तो मैं वो जी भी अपने ओम। घर में बनाती हूँ। जी ओम। ओम जी। आप ग्राहक को कैसे बता पाते हैं कि हमारी जो सब्जियां हैं सब ऑर्गेनिक हैं? तो कैसे वो जो ऑर्गेनिक? मैंने अपने यहाँ पर एक बैनर भी लगा हुआ है कि मैं यहाँ पर जो सब माल बेच रही हूँ वो पूरा ऑर्गेनिक है। और जो मेरे जो पुराने जो ग्राहक है, जो पहले मेरे से शुरुआत हुए थे ग्राहक, जो पहले सब लोग जो लेने के लिए आते थे, वो भी एक जी साथ साथ में सबको बता देते हैं कि ये पूरा जो यहाँ पर लेती हूँ तो ये लेते हैं हम सब्जी भाजी का, उसकी टेस्ट बहुत अलग है, और अपने मार्केट के भी से भी अच्छे लगते हैं, यानी ये पूरा ऑर्गेनिक है। ये दीदी जो करती है तो पूरी ऑर्गेनिक खेती करती है। कभी कभी किसी किसी को विश्वास नहीं होता तो वो खेत में भी आकर जाकर देखते हैं कि सही में ऑर्गेनिक है क्या बा।
कोई खेत में वो रासायनिक डालकर हमें बोलते थे ना कि ऑर्गेनिक है करके, तो वो अपने खेत में भी जाकर ऐसे घूम फिर कर आ जाते हैं। जी जी जी। हाँ। आपको आपके सबसे पास अच्छे ग्राहक कौन से सर्टिफिकेशन है कि लगते नहीं? हैं? हेलो। जी हाँ, और से बोलो जी। सब आपके ग्राहक परमानेंट वाले हैं या मतलब जैसे मंथली नहीं पेमेंट देते हैं या पर डे देते हैं वो नहीं पैसा? नहीं नहीं, तभी के तभी पर डे, यानी जब का अभी सामान लिया तो तभी के तभी देते हैं। कोई है अच्छा मंथली वाले तो कोई नहीं है, लेकिन वो जो सामान एक साथ लिए तो कोई बैलेंस रहता है तो फिर ला कर देते हैं, नहीं तो अपने पर डे का पेमेंट है मेरा। जी, मतलब आपका पैसा कभी डूबा नहीं? नहीं नहीं नहीं, पैसा कभी डूबा नहीं। जी 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 ओम। ओम। और फोन पर आपके भी पास सर्टिफिकेशन है कि नहीं दीदी? बोलो जी, बोलो जी। आपके पास सर्टिफिकेशन है कि नहीं ऑर्गेनिक का? नहीं नहीं जी, सर्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास। तो वो जी बोल रहे थे कि मैंने अभी पहले बात की थी, तो हाँ बोल रहे थे कि वो जो ग्रुप के माध्यम से सर्टिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन वैसा ग्रुप नहीं है हमारे पास 10-20 लोगों का। नहीं, तो सिंगल भी इसे ले सकते हैं ना। तो सिंगल का अभी हमारे इधर तो चालू नहीं हुआ जी। हम इधर करने रहे और ज्यादा पैसे लगते हैं बोलते सिंगल के लिए करने के लिए, तो मैंने अभी जी तक सर्टिफिकेशन नहीं किया। जी ऐसे मेरे को तालुका से जो मिले हैं तो वही मेरे सर्टिफिकेशन है कि ये पूरा ऑर्गेनिक है करके, जिला जी से जी। वगैरह, तो वो मेरे पास सर्टिफिकेट है वही से। ठीक है दीदी, आपके प्रसाद को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ऊर्जा दी है उसके लिए हमें बहुत काबिल तारीफ है कि आप इतना कुछ कर पा रहे हैं खुद के हाथों से। ओम। ओम जी। मेरा सविता जी से ये प्रश्न है। वो पहले हमने आपका 1 साल पहले लगभग अ, देखा था कि आपका जो है लगभग 1500 रुपये डेली जो है इनकम हो जाती थी दुकान से, क्योंकि आप सभी माल अपने दुकान से ही बेचते हैं, जो हाँ हाँ, बाहर सभी कोई माल मैं नहीं अपनी बेचते हैं। दुकान से बेचती हूँ। तो कुछ बढ़ोतरी हुई उसमें कि कुछ हाँ, कितनी हुई, बड़ो और क्या ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी? ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, लेकिन अभी ये जो सीजन है अभी 4-5 महीने का, यानी अभी सितंबर जुलाई महीने से है तो बारिश का मौसम रहता है, तो वह वहाँ पर अभी 1000-2000 तक अपना बिक्री रहती है। फिर जो दिसंबर से है अपने पास सब्जी का ज्यादा रहता है, तो उस टाइम में अपने 6 महीने की बिक्री अपनी 2000-3000 और कभी कभी तो 4000 तक हमारी डेली की बिक्री हो जाती है, क्योंकि उसमें अपना गृह उद्योग भी चलता है और तभी उस गन्ने का जूस भी चलता है, और कभी कभी देसी गाय का घी भी रहता है तो वो भी हम वहीं से बेचते हैं, और जो लस्सी भी बनाते हैं घर पर तो वहीं से हम वो सब वहाँ पर बेचते हैं, तो वहाँ से हमारी बिक्री ज्यादा हो जाती है नवंबर दिसंबर से। अभी ये और 2-4 महीने जो क्या रहते हैं कम रहती है। आपके जो दाम है वो वही हैं? आप पहले कहा था कि वही दाम पे हम बेचते हैं जो मार्केट में होता है, तो कुछ बढ़ाए दाम आपने या? नहीं नहीं जी, वही दाम से बेचते हैं, क्योंकि वो दाम से नहीं बेचेंगे तो लोगों को क्या है कि ज्यादा महंगा रहा तो नहीं चलता, सम समान रहा तो चलता, ऑर्गेनिक रहो या केमिकल वाला रहो। वो तो बोलते हैं कि कोई भी खाएंगे तो एक दिन तो मरना है। कभी कभी ग्राहक ऐसे भी बोलते हैं कोई भी खाएंगे तो मरना है। जो डेली वाले हैं हमारे पास वो ऑर्गेनिक के लिए लेने के लिए आते थे, तो वो कभी दाम नहीं पूछते, वो तो अपने जितने दिए उतने ले जाते और जितने पैसे मांगे वो उतने पैसे दे जाते। तो लेकिन वो यहाँ पर वैसे डेली वाले नहीं है, कुछ रोड से आने जाने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, तो वो भी अपने वो ले जाते हैं, सब्जी भाजी का ले जाते, तो हम जो मार्केट में दाम रहा था वही दाम से हम बेचते हैं। और घी क्या भाव बेचते हैं? 1000 रुपये किलो हम बेच रहे हैं अभी घी। अच्छा अच्छा। सब्जी का औसतन रेट क्या है दीदी? घी का सब्जी का अभी मार्केट में जो 15 रुपये 20 रुपये पाव चल रहे हैं, तो वही हिसाब से हम भी बेच रहे हैं, 15 रुपये 20 रुपये पाव। सरासर हम 15 रुपये पाव तो बेच ही रहे।
जी आदरणीय भाई साहब, और भी कोई सवाल करना चाहते हो सविता ताई से तो सादर आमंत्रित है। दीदी आपको ये फोन पर भी कुछ सब्जी के ऑर्डर मिलती है? और एक बार मुझे सुना नहीं, गाय का जो घी है वो क्या किलो से बेचते हैं? मैं 1000 रुपये किलो से बेचती हूँ गाय का घी, 1000 रुपये किलो। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। हाँ। और फोन पर कुछ सब्जी के ऑर्डर हर दिन आते हैं कि हफ्ते में आते हैं, ऐसे कुछ आजकल फोन पर भी ऑर्डर मिलने लगे हैं, लोग बेचते हैं फोन पर भी, तो ऐसे कुछ बेचने का प्रावधान है क्या आपके पास? हाँ, तो लेकिन वो जैसे अपन फोन पर ऑर्डर आते हैं, बोलते हैं कि दीदी आज सब्जी निकाल कर रखना, अब तो लेकिन वो खेत पर आकर ही ले जाते हैं। मैं वहाँ पर मेरा ये जो है तो मैं अपने खुद उनके मुझे डायरेक्ट घर पर नहीं ले जा सकती हूँ सब्जी, तो दुकान पर आकर ही ले जाते हैं। तो वैसे ऑर्डर आते हैं मेरे को कि आज हम सब्जी के लिए आ रहे हैं तो आप निकाल कर रखना, तो फिर मेरे को निकाल कर रखना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी जब घी मंगवाएंगे तो हमको पार्सल या कुरियर से भेज सकते हैं आप? मैं महाराष्ट्र सेगांव से भी बोल रहा, बुल्ढाना जिला से। ठीक है, इन्हें भेज तो सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा घी कम है, तो अच्छा आप बोलेंगे तो हम भेज भी देंगे। हाँ, हम अभी ऑर्डर दे रखेंगे पैसे के साथ। हाँ 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 हाँ, जी, धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद। बाबड़े भैया जी, ज्यादा दूर नहीं है वर्धा, आप आ भी नहीं। सकते हैं। आकर भी ले जा सकते हैं। जी, जी। हाँ, सविता ताई यहाँ जा सकते हैं। हाँ, और इसी के बहाने हमारा गांव भी देख सकते हैं, खेती भी देख सकते हैं, और इसी के हिसाब से आपके चरण हमारे खेती में लगेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। रंजना बहन, अपन साथ में जाने का प्लान करेंगे, दुबे सर को भी बुलाएंगे, हाँ दुबे सर का गांव हाँ, भी वही है बोल वर्धा। रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सविता ताई ने बहुत दिन से बुलाया है। उनको हाँ, देहरादून से दिनेश भाई साहब भी आ रहे हैं हमारे खेती में एक दिन देखने के लिए, तो आप सब जन चले आओ। यहाँ पर हम गांधी जी का ये जो है गांधी कुटी जी है, बापू कुटी, वो भी देखेंगे, विनोबा जी का आश्रम भी देखेंगे, और हमारे गांव के पास जो बोर नदी का वो जो बोर धरण जो बोलते हैं, तो वो भी हम देखने जाएंगे। हाँ, हम एक प्रकार की सभी योगाहार एक ट्रिप निकालेंगे वहां पर। हाँ हाँ हाँ, सही बात। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सविता ताई की एक खासियत है कि सविता ताई को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि अभी तक हम बोलते हैं कि किसी को मार्केटिंग का ज्यादा मार्केटिंग के बारे में ही हो जाता है, तो फिर वो बोलते हैं कि उनको मार्केटिंग कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, उनका खेत का भी काम होता है और स्टॉल भी उन्होंने घर पे ही लगाया है, तो वहां पर जाकर गिराई सब्जी जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं, वो सीजनेबल भी रहते हैं उनके। अभी भी उनके यहाँ काकड़ी कुछ और भी भाजी पाला है तो वो और भी बेच सकते हैं, फिर वो स्टॉल बंद करके दुकान अपने खेत में भी जाते हैं, खेत का भी काम करते हैं। तो ऐसे सविता ताई का सुंदर प्रवास चल रहा है। तो सविता ताई, अभिनंदन आपका, और आगे का संचालन आदरणीय मुनीलाल भाई जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी भी आदरणीय बहन जी सविता जी के उसमें स्टोरी में रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना बात रखें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। हमारी बहन सविता जी जो काम कर रही है वह बहुत ही प्रेरणादायी काम है और हम सबके लिए, क्योंकि एक तो उनके पास उन्होंने सर्टिफिकेशन करवाया नहीं है। कई बार भी सर्टिफिकेशन करवाने के बाद में जो समस्या बेचने की आती है, तो उसके लिए वो एक मिसाल है कि सर्टिफिकेशन करवाया नहीं है, लेकिन उन्होंने, जैसा हमारे पवन सर हमेशा बोलते कि भाई हमारा क्वालिटी वर्क होना चाहिए, तो उन्होंने क्वालिटी इस तरह से वो मेंटेन रखी है। मैं उनके यहाँ पे गया था पर्सनली और 2-3 घंटा रुका था, तो वर्धा नागपुर हाईवे जो है, नेशनल हाईवे हो, वहां पे आने जाने वाले किसान खुद होके रुकते थे, और इतनी भीड़ रहती थी कि उनको दूसरों से बात करने के मतलब वेटिंग चलता था। एक ही दुकान है हाईवे पे, और हाईवे पे लोग आते जाते समय रुकते हैं मोटरसाइकिल से या कार से भी, और वहां पे वेटिंग में रुकते हुए इनसे सब्जियां लेते हैं। यह अनूठा चित्र मैंने खुद देखा है।
और वो इसके बदौलत वो उनके पास ऑर्गेनिक का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन क्वालिटी पता है। तो इन द मीन टाइम मैं वहां पे गया था, तो जो वेटिंग वाले लोग थे वहां पे उनको पूछा मैंने कि भाई आप तो 15 मिनट आधा घंटा यहाँ पे रुक के सब्जी क्यों ले रहे हो? तो उन्होंने बोला कि इनके सब्जी की जो टेस्ट है वो टेस्ट ही इतनी अच्छी है कि भाई मैं तो नागपुर जा रहा, कुछ लोग नागपुर से अप डाउन करते हैं, कुछ बुटीबुरी से अप डाउन करते हैं 30-40 किलोमीटर की दूर से। उन्होंने बोला कि भाई इसमें क्वालिटी इतनी अच्छी है, स्वाद इतना अच्छा है कि जिसके बदौलत हम यहाँ पे वेटिंग भी क्या तो चलता, लेकिन हम सब्जी फल जो भी है यहाँ से लेके जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि उन्होंने क्वालिटी इस तरह से मेंटेन की है कि जिसके बदौलत उनको ग्राहकों के पास नहीं जाना पड़ता, तो ग्राहक ही उनके पास में आते हैं। हम सब जो योगाहार में चाहते हैं कि भाई किसान के घर जाएंगे तो और वहां से लाएंगे, माल लाएंगे, ये हम जो बोलते हैं, तो यह पूरा का पूरा चित्र हमने सविता जी के पास में देखा। दूसरी चीज जो है, वहां पे उनका फार्म को लग के ये जो दुकान होने से किसानों को जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर को दिखता है कि अगर कुछ कमी है तो लड़का या उनके हस्बैंड या उनका जो हेल्पर है वो दौड़ के जाता है और सब्जी लेके आता है। कभी गोभी लेके आ रहा है तो कभी पालक लेके आ रहा है, तो ये हमको 2 किलो चाहिए और वहां पे आधा ही किलो है, तो इमीडिएटली जाते हैं, तो ताजा माल जो है, ताजा माल भी उनको मिलता है, ये भी देखा गया। और कुछ लोगों को जो रहता है कि भैया ऑर्गेनिक खेती कैसे हो रही है, क्या हो रही है, तो 1-2 लोगों को पूछा हमने इन द मीन टाइम, तो वो बोले इनके पास में तो गाय भी है और इनका हमने गोठा भी, फार्म भी देखा है, वहां तो ये गोमूत्र इकट्ठे भी करते हैं। तो मैंने भी खुद देखा कि गोमूत्र इकट्ठा करने का उनका एक अनूठा तरीका है कि नीचे में सीमेंट का फ्लोरिंग कर दिया है और वहां पे गाय नेचुरली जैसे जाती है, और वहां पे जो गोमूत्र है तो वो फर्श पे इकट्ठा होता है और नीचे में उन्होंने हंडी रख दी है, और हंडी जैसे भरती है, हंडी के बाजू में एक ड्रम रख दिया है और उसमें वो इकट्ठा करते हैं। तो लोग खुद होके देख सकते कि भाई ये क्या तरीका है करके। और जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में आज भी कहा है कि 4 लाइन 5 लाइन यानी जितना रोटेशन में चले लेकिन लोगों को ताजी सब्जी मिले, इस तरह का उनका मेंटेनेंस है। तीसरी चीज, उन्होंने वेराइटी ऑफ सब्जी लगाई है। हम जो मोनोकल्चर के पास जाते तो उन्होंने मोनोकल्चर किया ही नहीं, उन्होंने पॉलीकल्चर किया है कि 3-4 प्रकार की हरी सब्जियां, 3-4 प्रकार की फल सब्जियां, इस तरह की वहां पे वेराइटी मिल जाती है। तो इस वजह से भी वहां पे ग्राहक आते हैं। यही अनुभव मैं साझा करना चाहता हूँ कि भाई क्वालिटी, मल्टी क्रॉपिंग, वेराइटी और जो कस्टमर होता है उसको दिखने के मतलब उसका भरोसा पाने के लिए कि ये देखो ये फार्म है, यहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है, ये दोनों तीनों चीजें अगर करते हैं तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक के तरफ कोई भी कस्टमर हम आकर्षित कर सकते हैं। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आदरणीय जी जी और हमारे कोई भाई बहन को कोई अगर बात रखना है आदरणीय बहन जी से तो सादर स्वागत है। फिर मैं अब शायद दिनेश जी भी लाइन पे आ गए होंगे नेटवर्क में, तो मैं आमंत्रित करता हूँ दिनेश जी आए और अपनी बात रखें। अब मैं फाइनल कमेंट के लिए आदरणीय सीजीएम सर श्री पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हम सबको सदन में मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को। और सविता जी की आज फिर से कहानी हमने सुनी, उनकी अनुभव फिर से सुने, इसके लिए आपका पुनः बहुत अभिनंदन है। हमने आपके खेत को, आपकी जगह को और वहां पर जो है उसको हमने वीडियो कॉल के माध्यम से लाइव देखा पिछली बार। तो अब मुझे लगता है कि हमारे योगाहार के जो महाराष्ट्र के और आसपास के जो साथी हैं, अगर वो एक शैक्षणिक एक ट्रिप बनाते हैं तो उसका एक अपना अनूठा अनुभव होगा। यह ट्रिप सीखने के लिए भी है, आध्यात्म के लिए भी है, हमारी जो सनातन पद्धति है उसके प्रति भी कई सारी चीजों पर शायद चर्चा हो रही है। तो जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनको पहले से शुभकामनाएं हैं कि वो सीख करके आएंगे, देखेंगे
और हम सब इससे प्रोत्साहित होंगे, इससे हम प्रेरणा लेंगे कि किस प्रकार से यह कार्य जिसमें कि पिछले 10 साल से जो सविता जी कर रही हैं, जो मेहनत कर रही हैं, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, इसके प्रति उनको सम्मान भी मिल रहा है। और इस सम्मान से भी हम सब के लिए भी ये गौरव का विषय है कि जो चीजें अब आज 2019-2021 से जो चीज की शुरुआत हुई थी, वो आप कई सालों से आपने पहले से करना शुरू किया है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन है। और इसी प्रकार से आप आगे भी कार्य करते रहते हुए अन्य लोगों को भी आप प्रेरित करेंगी अपने कार्यों से। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा कि क्योंकि आपके जो मांग है वो ज्यादा है, तो ना उसके लिए अगर मांग ज्यादा है, लोग आपके पीछे दौड़ रहे हैं, तो फिर क्या सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है और बाकी सब चीजों की क्या जरूरत है। जब लोगों को विश्वास हो जाता है कि कोई ईमानदारी से कार्य कर रहा है, गुणवत्ता से कार्य कर रहा है, तो फिर बाकी चीजें गौण हो जाती हैं, छोटी हो जाती। तो इस तरह से जो आप कार्य कर रहे हैं उससे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे आशा है कि हम सब लोग अभी जो हमने आपसे साक्षात्कार हुआ था पिछले वर्ष, उसकी कहानी भी एक निकल के आ गई है। करीब 12 कहानियों का संकलन है। और 12 हमारे जो मुख्य अतिथि किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं, उनका एक संकलन तैयार हो गया है और उसकी डिजाइनिंग हो गई है किताब की। तो उसको भी हम आने वाले समय पर शेयर कराएंगे। साथ ही जैसा भी मैसेज भी दिया है दिनेश ने कि आपके जो बालक हैं, उनको भी आपने कृषि क्षेत्र में ही बढ़ाया है। और वो भी पिछली बार मुझे याद है कि जब हमारा वीडियो कॉल से साक्षात्कार हो रहा था, तब भी आपने बताया था कि इनको भी आपने कृषि पढ़ाया है और कृषि के माध्यम से ये जो आप काम कर रही हैं उसी में और ज्यादा इनको उसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत सुंदर। आपका बहुत अभिनंदन है। और साथ ही आज की हमारी जो योग शिक्षिका रही और उनके साथ जो दो योग शिक्षिका रही, उनका भी बहुत सुंदर आज वक्तव्य रहा है और बहुत सुंदर उनका अभ्यास रहा है। अब इसके बारे में सोचना यह है रंजना जी कि जो आप सर्टिफिकेट उनको देंगे, वो तीनों को साथ देंगे या अलग देंगे, या उसकी क्या व्यवस्था रहेगी। तो इसके बारे में भी आप विचार करिएगा, फिर बताइएगा। जो भी होगा उसको आगे उसी तरह से उसकी व्यवस्था बनाएंगे। क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से एक जो कार्य हुआ है, आज का दिन बहुत अच्छी तरह से हमारा बीता और बहुत प्रेरणादायक रहा। चाहे योग हो, चाहे जैविक हो, आहार हो, दोनों चीजों पर हमें बहुत सुंदर आज मार्गदर्शन भी मिला और अनुभूति हुई। इसके लिए सभी जो भी हमारे आज के मुख्य अतिथि और योग शिक्षिकाएं थी, उनका अभिनंदन है। और साथ ही जो प्रश्न भी लोगों ने पूछे आज हमारे जितने भी साथी आए, उन्होंने जो प्रश्न पूछे, और उससे उनको भी एक निश्चित रूप से एक नई दिशा मिली होगी, एक नई सोच मिली होगी। तो ऐसा करते हुए भी हम, और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग ऐसे साथी हमारे अब तैयार हो रहे हैं जो कि बहुत सुंदर तरीके से अपनी खेती कर रहे हैं और एक दूसरे को अब पहचानने लग गए हैं। और जैसा कि कई बार होता है कि एक परिवार की तरह लगता है, तो लगता है कि वहां पर जाना है, वहां पर ये करना है, वहां पर जाके ऐसा हम करेंगे, ऐसे मन में कई बार विचार आते हैं। तो ये हमारा धीरे धीरे इस तरह से कार्य आगे बढ़ते जा रहा है। और इससे हमें न केवल जो दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके कार्यों के प्रति हमें समझ विकसित हो रही है, बल्कि उनके द्वारा जो मेहनत की गई है और जो कार्य किए गए हैं उसके प्रति हम संवेदनशील बनते हैं। हम संवेदनशील हैं कि किसी ने कुछ मेहनत की है तो हम भी उससे सीखें, उससे समझने का प्रयास करें और जहां तक के संभव होगा उसका अनुसरण भी करने का प्रयास करें। तो ऐसे हमारे प्रयास, ऐसे अलग अलग पॉकेट्स, ऐसी अलग अलग जगह हमारे बनते जा रही हैं। और उनके ऊपर जब रोज चर्चा हो रही है, तो हमें यह हमारे मस्तिष्क में और हमारे चेतन मन में बिल्कुल आ जा रहा है कि अब हमें कहीं पर अगर जाएंगे तो वहां पर हमें क्या क्या चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी, किससे मिलना होगा। ऐसे भारत के अलग अलग कोने में जहाँ भी हमारे योगाहार के जो
मुख्य अतिथि या योग शिक्षक जिनका योगदान बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, वहां पर से वो एक संबंध भी बनते जा रहा है। और इस तरीके से हम अभी जो केस स्टडी के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं कई दिनों से, तो रोज कोई ना कोई उस पर चर्चा परिचर्चा हो रही है। इस योगाहार कक्षा के बाद भी आज भी शायद कहीं पर एक चर्चा होने वाली है। तो इस तरह से हम ये केस स्टडी के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि पहले भी बातचीत हुई है कि इस सप्ताह के अंत तक के कम से कम एक केस स्टडी हर एक व्यक्ति के माध्यम से उसके प्रस्तुतिकरण अगर करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो हमारी संवेदनशीलता और ज्यादा प्रकट होती है और उसके माध्यम से हम और बेहतर रूप से किसी एक व्यक्ति को और उनके द्वारा किए गए कार्य को समझ पाते हैं और उसके बारे में अपनी समझ को और बेहतर बना सकते हैं। तो आशा है कि उस कार्य को हम निरंतर जारी रखेंगे और जो ये सीखने की हमारी पद्धति है, सीखने की तरीका है, उसको हम निरंतर जारी रखते हुए और भी जो व्यक्ति इस तरह से केसेस जो वार्तालाप कर रहे हैं, केस स्टडी मतलब कि किसान के साथ वार्तालाप करना है और उससे समझना है कि उसने क्या किया, उसके अनुभव क्या रहे, उसके जिंदगी में क्या बदलाव आया, उसके जिंदगी से बाकी लोगों को क्या प्रभाव पड़ा, उनको किस तरह के उनको संघर्षों का सामना करना पड़ा। ऐसी सब चीजों को करते हुए जो प्रारूप बना हुआ है, उसके आधार पर मुझे आशा है कि हम कुछ अच्छा सृजन देखने को मिलेगा हमें और साथ ही कई सारे ऐसे साथियों के बारे में जानकारी के साथ साथ उनका भी मान सम्मान करने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को अभिनंदन, नमस्कार। ओम जी ओम। जी ओम। ओम ओम बोलिए मेहरा जी, स्वागत है। जैसा कि आदरणीय पवन सर जी ने कहा कि आज भी कुछ चर्चा होने वाली है, तो मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं कि महेंद्र जी से हमारी चर्चा हो गई है और नर्मदापुरम के जो एपीओ यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, तो उनसे गूगल मीट पे 12 बजे एक चर्चा होगी कि वो उन्होंने जो कहा था कि हम 10% अधिक पर गेहूं, मूंग और धान खरीद सकते हैं, तो उस संबंध में हमारे यहाँ 3 एपीओ और एक व्यक्तिगत फार्म इनका चयन किया है, उनसे बात कर ली है और महेंद्र जी से भी समय ले लिया है। तो आदरणीय पवन सर से भी मैंने इसकी अनुमति ले ली थी और फोन नंबर भी आपसे प्राप्त किया था, तो उनसे बात हो गई, वो चर्चा के लिए तैयार है। तो आज की जानकारी यही है कि हम 12 बजे उनसे ये चर्चा करेंगे और जो भी निर्णय होंगे या जो भी बातचीत होगी वो हम कल उसके आप अपने योगाहार में बताएंगे कि क्या क्या हुआ और कैसी चर्चा हुई है। जी ओम, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जैसा कि आपने कहा है, हमारे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी हैदराबाद से जो चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने अनुभव बताया था, आदरणीय पवन सर जी ने उनका प्रस्तावित किया था चीफ गेस्ट के लिए और उन्होंने जब बोला उनसे अनुमति ले ली और उन्होंने आज समय दिया है। तो 3 एफपीओ का मार्केटिंग के लिए उनका कांटेक्ट कराना, उनसे समन्वय बनाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही दैनिक योगाहार कार्यक्रम की उपलब्धि जो दिख रही है वो यथार्थ है। आज हम सब चर्चा करेंगे उसका 12 बजे। धन्यवाद मेहरा जी। और मैं डॉक्टर विनोद भट्ट जी उपस्थित हैं जब किसान की कहानी की बात चल रही है और कल भी हम किसी किसान की कहानी को सुनेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय विनोद भट्ट जी अपना कोई बात हो तो सादर आमंत्रित रखने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं रही है। तो आदरणीय हमारे आज नर्मदापुरम के कांग्रेस नेता, जिला अध्यक्ष और पीजीएस ग्रुप के लीडर और ट्रेनर फार्मर आदरणीय गणेश गौर जी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, बीच बीच में जुड़ते भी हैं। और मैं चाहूँगा कि आपका कोई कमेंट हो, कैसा लगा और इस दैनिक योगाहार कार्यक्रम में, तो आप 2 शब्द कहने का कष्ट करें। आदरणीय गणेश गौर साहब। धन्यवाद यादव जी, आपने मुझे इसलिए चुना, आपको कोटि से नमन। मैं आज की जो हमारी सविता बहन जी हैं, मैं उनको
उनके पुरुषार्थ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि उनका कितना पुरुषार्थ रहा है और अभी भी चल रहा है। 10 साल से कोई व्यक्ति अपने खुद के पुरुषार्थ से ये सब कुछ कर रहा है तो वाकई काबिले तारीफ है। और जीवन में कुछ हासिल किया जाता है तो उसके पीछे अपना जो संघर्ष होता है वो होता है, और वो मुझे दिखाई दिया। मैं उनको कोटि से नमन करते हुए उनके जो काम करने का तरीका है वह भी कुछ समझ पाया हूँ, चूंकि उन्होंने अपने जो काम करने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जितनी जरूरत, जितनी सेलिंग है उनकी, उतनी सब्जियां लगाती हैं और उतना बढ़ाते जाती हैं, तो उससे निरंतरता बनी रहती है और उनका जो इनकम है वह भी फिक्स हो गई है, पर डे इनकम चलते रहती है। मुझे वो तरीका बहुत अच्छा लगा। और जैविक जो 10 साल से कर रहे हैं, आज एक हमारे देश में एक लहर चली है जैविक की, उसमें दौड़ में बहुत सारे लोग हैं, मगर ये पिछले 10 साल से कर रही हैं, तो वाकई इनका पुरुषार्थ जो है वह बहुत ही अकल्पनीय है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी को प्रणाम। ओम। धन्यवाद आदरणीय गौर साहब। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर एस आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी कि वो आएँ और अपना कोई सुझाव हो तो सादर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। मेरी आवाज शायद पहुंच रही होगी। आपकी आवाज़ कट रही है, क्षमा चाहेंगे, अब आपसे कमेंट नहीं ले सर पाएंगे। मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो नहीं, आपका आवाज़ कट रही है, आप नेटवर्क में नहीं है, कोई बात नहीं। आप मैं आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी को आमंत्रित करता हूँ उत्तराखंड से। जब मार्केट की बात आती है तो इनके कदम हमेशा याद रखे जाते हैं। आपने हम सबको जो कदम बताए हैं, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप कोई सुझाव हो तो आज सादर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो? जी, स्वागत है सर। जी, सभी को मेरा ओम। हमारी जो लगातार जिस तरह की जो प्रेरणादायक कहानियां जो हैं हम लगातार डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उनका दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और इनसे बहुत जगह से हमें नई नई जो है सीख जो है मिल रही हैं। कहीं पे हमें तकनीकी जानकारियां जो है हमारी बढ़ रही हैं, कहीं पे हमें जो है मार्केट लिंकेज के जो है एक कुछ नए अनुभव जो है प्राप्त हो रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां हैं और इनको हम लगातार जो है डॉक्यूमेंट करते जा रहे हैं। तो इसमें बहुत जगह पे जो अभी भी हमारा जो है बाजार को लेके जो है, बाजार को लेके एक हमें जो है एक समझ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें कि बाजार अगर हम छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो हमें कौन सी बाजार की रणनीति अपनानी है, और अगर हम बड़े स्तर पे कर रहे हैं और सामूहिक स्तर पे कर रहे हैं तब बाजार की रणनीति हमारी अलग हो जाती है। तो बाजार की रणनीति के लिए भी हमें किसानों के हमें अलग अलग जो अनुभव मिल रहे हैं, तो इन्हीं से हमें प्रेरणा मिलेगी और इन्हीं से हमें आगे बढ़ाने में इनको हमें जो है मदद मिलेगी। तो जो व्यक्तिगत जो अनुभव हैं वो हमें बहुत सारे मिल रहे हैं, चाहे वो हमें हिमाचल के किसानों के अनुभव मिले हैं, चाहे हमारे जो अन्य जो मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और अन्य क्षेत्रों से जो अनुभव हैं वो जो है व्यक्तिगत स्तर के जो अनुभव हैं जो उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे जो है प्राप्त किए हैं, वो भी एक जो है हमारे लिए जो है प्रेरणा का कार्य करेंगे। और उनको आगे की जो हमारी कार्य करने का जो हमारी नीतियां होंगी, रणनीति होगी, उसमें उसको हम शामिल करेंगे कि ताकि वो अधिकतम किसानों तक वो सीख
जा सके। तो ये हमें लेकिन अभी तक हमें जो है जो सामूहिक स्तर पे जो है कलेक्टिव जो मतलब जो कहते हैं हम कि एक सामूहिक स्तर पे जो है कैसे हम जो है खेती में जो है बाजार को लाएं और बाजार को जोड़ें, वो अभी हमें अनुभव जो है इस तरह के अनुभव सुनने की हमें अभी और आवश्यकता है, ताकि हमें इस तरह के अनुभवों से हमें जो है व्यापक स्तर पे जो है किसानों की आय बढ़ाने में, किसानों जो है किसानों को प्रभावी तरीके से बाजार से जुड़ने में जो है हमें कुछ नई जानकारियां प्राप्त होंगी, नई सीख प्राप्त होंगी। तो हमें आने वाले समय में अगर हमारे पास कहीं पे जो है अगर सामूहिक स्तर की जो मार्केट व्यवस्था है उसके अनुभव भी अगर हमें मिले तो ये और भी जो है हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। ये मंचा जो हमारा जो योगाहार का मंच जो है ये हमारे लिए काफी उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद आप। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। और अगर आदरणीय श्री रघुवीर सिंह रावत जी का कोई कमेंट हो तो सादर आमंत्रित है। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। मेरा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि मैं सविता जी के बारे में बहुत डिटेल में जानता हूँ, और मुझे खुशी है कि जैसे उन्होंने बताया कि जब हमने पहले उनके केस स्टडी उससे बात की थी तो वो उनका एक कहना था कि मेरा जो एवरेज इनकम है वो 1000 से 1500 और एवरेज 1200 मान के चलो, 1200-1500, फिर 1500 करीब उन्होंने कहा था कि होती है। अभी उन्होंने कहा कि वो बढ़ गई है। तो खुशी है कि जो हमारे जैविक किसान हैं उनकी इनकम बढ़ रही है और धीरे धीरे वो प्रगति कर रहे हैं, और ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने जिन जिन किसानों का केस स्टडी किया है सभी लोग बहुत ही स्ट्रांग हैं। और अ, एक समय होता था जब लोग कहते थे अरे नहीं जैविक मैं ये तो अब इसमें तो कुछ निकल नहीं रहा है या नुकसान हो रहा है। ऐसा भी एक दौर था जब ऐसे किसान कहते थे कि फिर वो मुड़ गए केमिकल की तरफ। तो हमारे जो जितने भी साथी लोग हैं, जो किसान भाई हैं, जो जैविक की तरफ मुड़े हैं, तो वो एक लोगों के लिए नजीर बन रहे हैं कि भाई वो उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि वो इसी तरह से औरों को भी प्रेरित करेंगे। धन्यवाद आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। अब हम चलते हैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी के पास, और वो आएँ और अपने फाइनल कमेंट के साथ सबका आभार ज्ञापित आप ही करने का कष्ट करें। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। बस फाइनल कमेंट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, सविता बहन ने अपना काम को शुरू किया, और बहुत ज्यादा एरिया नहीं है, इतना ही एरिया है। जो भी उनके पास 4-5 एकड़ खेत है उसमें से जहां तक मुझे लगा कि वो 50% में ही, करीब 2 एकड़ में ही सब्जी की खेती कर रही हैं। और 2 एकड़ सब्जी की खेती में करके, जैसा कि उन्होंने आज बताया कि 1500 से लेकर के कभी कभी 4000 पर डे के हिसाब से वो बिक्री कर लेती हैं। इससे ये सारे हम लोगों को अनुभव मिलता है कि जितना भी उन्होंने खेत में प्रोडक्शन किया और सीधे जो मार्केट में पहुंचा दी अपने खेत के बगल में ही, अपने रोड पे। और वो जो बीच का बिचौलिया था, जो करीब करीब 50% के आसपास हम देखते हैं कि रहता है, जो भी किसान अपना प्रोडक्ट निकालते हैं खेत से और बेचते हैं, वो मार्केट तक जाते जाते, अगर वो 10 रुपया किलो का है तो मार्केट तक जाते जाते फाइनली करीब 20 रुपया हो जाता है। वो 10 रुपया अपने खेत वाला और 10 रुपया जो बिचौलिया वाला है वो भी वो कर रहे हैं। इससे एक सीख जरूर मिलता है कि हमारे बहुत ऐसे किसान हैं जो अपने खेतों में ये पैदा करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा पहली बार झिझक होता है कि इस चीज को हम डायरेक्ट बेच दें, बल्क में ही बेच दें, लेकिन वो अपनी ये बेचने वाली क्षमता को विकसित नहीं कर पाते हैं कि मैं भी रोड के किनारे हूं और रोड पर ही शुरुआत कर दूं। और रोड पर बेचने वाले लोग, जैसे कि हम लोग भी चलते हैं रोड पर, आप देखते होंगे कि अगर रोड पर कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है
और वहां पर दिखाई दे दिया कि ये ऐसी जगह पर है जहाँ पे कोई बागवानी है, या ऐसी जगह पर सब्जी है जहाँ की बगल में दिखाई दे रहा है कि हाँ ये सब्जी लगा हुआ है, और अगर साथ में जैविक प्रोडक्ट का बोर्ड हो, तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रोड से जाने वाले जितने भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उनकी ब्रेक वहां लग जाएगी, और अगर वो शाम तक अपने घर पहुंचने वाले हैं तो निश्चित रूप से वहां से लेकर के ही जाएंगे। आज की टाइम में ये कंडीशन है, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे और लोग भी हैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़े, इस तरफ से अगर अपना कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, पैदा किए और स्वयं बेच लिए, तो समझिए कि निश्चित रूप से कम जगह में भी आप बहुत ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो देखा था, पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ किसान जो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको देखिए बहुत कम एरिया में 2200 स्क्वायर मीटर में, जो ये करीब आधा एकड़ से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये 8 से 10 लाख रुपए की बात कर रहे थे शिमला मिर्चा में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पैदावार किया जा सकता है। और उसमें भी हम लोग को सीखने का ये अनुभव मिला कि जैसा कि उन्होंने बताया कि हर 5-6 दिन में मैं जीवामृत का एक या तो ड्रिप में दे देता हूँ, या 5-6 दिन के बाद में स्प्रे कर देता हूँ। अभी हम लोग कभी कोई लोग पूरे क्रॉप में 4-5 बार की बात करते हैं, उसके बाद 15 दिन की बात। अब ऐसा भी देखने में मिला, रिजल्ट भी देखने में मिला कि 1 सप्ताह में करीब 1 बार हो जा रहा है, और जो ऐसे लोग जो कर रहे हैं उनको और ज्यादा लाभ मिल रहा है। पहले ये यार केमिकल में होता था, यही काम होता था कि जो लोग केमिकल में ज्यादा देते थे उनका पैदावार ज्यादा बढ़ता था, इस तरह से हुआ। लेकिन ये अपना ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग में ये फायदा है कि आप जितना भी ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर समय समय पर यूज कर रहे हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होना है। अब फाइनली मैं सबको एक बार इस योगाहार क्लास में आए जितने भी हमारे महानुभाव हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारी योग टीचर बहन लोग थी, और उनको साथ में मुख्य अतिथि सविता बहन थी, उनको हमारे आदरणीय पवन सर जो जिनका प्रतिदिन मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहता है, आदरणीय दुबे सर जिनका भी प्रतिदिन हम लोग को मार्गदर्शन मिलता रहता है, मुन्नी लाल जी इसमें कार्यक्रम में नहीं है। उसके बाद डॉक्टर कुलदीप पुनियाल सर भी अपना वक्तव्य देते रहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भट्ट सर, और इसके साथ जितने भी हमारे अजीत कुमार सिंह जी हैं और भगवान दास कुशवाहा जी हैं। भगवान दास कुशवाहा जी भी देखिए ये खेती भी करते हैं और साथ में अपनी मार्केटिंग खुद करते हैं। इनको ये भी बहुत ज्यादा अभी खेती नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। हमारे इंजीनियर टोली चंद जी हैं, इनसे तो बड़ी सीख मिलती है। ये शुरू से ही इस योगाहार क्लास में जुड़े होते हैं और प्रतिदिन समय से जुड़ जाते हैं। गणेश गौर जी जिन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा है और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों को किए। नीलकंठ सामले जी भी हम लोग के साथ प्रतिदिन लगे रहते हैं और अपनी बात को बताते रहते हैं। प्रदीप दास वर्मा जी ये भी आज के कार्यक्रम बराबर जुड़ते रहते हैं। उनका समाज जी, रजत चौधरी जी, रंजना बहन जी मार्गदर्शन खेती का बढ़िया हम लोग को मिलता रहता है, भी जुड़ती रहती है। सरब वर्मा के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, ये जो है इतना मार्गदर्शन दिए उसमें पूरा सीखने की कोशिश करते हैं, जबकि विदेशों से कराए हैं और सब मॉडल इन्होंने किया हुआ है। उमाशंकर जी जो बिहार के रहने वाले हैं और इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। और योगाहार क्लास में और भी हमारे बहुत से जो महानुभाव थे जो अब चले गए, वो सभी का हृदय में स्वागत करता हूँ। इसी तरह से हम जुड़ते रहिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए और दिन में जो भी समय मिले, कहीं भी बात करने का मौका मिले, वहाँ निश्चित रूप से अपनी बात को बढ़ाइए। मुझे जो लगता है अभी मुख्य रूप से मैं आज की घटना बताऊं, मैं मॉर्निंग में अपने बेटे को ले गया
और तुरंत आया तो मेरे दुकान के गेट पर ही दो खड़े थे और आपस में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारे एक बैंक मैनेजर थे और एक रिटायर अधिकारी थे रेलवे से, और उनके एक लड़के की तबीयत खराब थी और प्रॉब्लम था, ट्रीटमेंट कर रहे थे और मैं थोड़ा सा वहाँ हुआ और खड़े हो गए। उसके बाद जो बात हुई, अपने आप वो कुछ जैविक के बारे में एक शब्द नहीं जानते, दो लोगों के बारे में जैविक खेती में एक शब्द नहीं जानते कि क्या है जैविक खेती, कैसा है, लेकिन अपने आप उन्होंने, हम केवल सुनते रहे, वो कहने लगे कि आज के खाने में इतना डर आ गया है, क्या खाया होगा, बड़ी समझ में नहीं आ रहा है। कृषि का नतीजा है कि वो प्रॉब्लम हो रहा है, हर बीमारियां हो रही है। उसमें जो बैंक मैनेजर थे उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे प्रॉब्लम हुआ और मैं तो रिफाइंड तेल मना कर दिया कि आप रिफाइंड मत खाइए, केवल मस्टर्ड ऑयल वह भी जा करके दुकान पर सबको खरीदता हूँ, वही पर उसकी ट्राई चढ़ा करके भी उसमें तेल निकलता है सामने, वो तेल लेकर के आकर के अपना करता हूँ। तो इस सबसे धीरे धीरे बिल्कुल जानकारी मिली है कि जैविक खेती क्या होता है, लेकिन वो भी अब जान गया कि जो भी हमको फल सब्जी मिल रहा है तो बहुत कीटनाशक का स्प्रे हो रहा है, और ये सब जागरूक करने की जरूरत है। और जितने ही ये लोग थोड़ा सा जागरूक होंगे, जो भी खरीदने वाले लोग हैं ये जागरूक होंगे और खरीदेंगे, थोड़ा सा ज्यादा पैसा देंगे, तो ये माहौल बन जाएगा कि किसान भी पैदा करना शुरू कर दिया। सबसे हम लोग की जरूरत है कि ये माहौल बनाने की जरूरत है कि कृषि का उत्पाद, जो भी किसान का उत्पाद बाजार में आ रहा है, उसको महंगा न करे। देखता हूँ मुझे बहुत कष्ट होता है, जो ही टमाटर थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है, प्याज का अभी 2-4 दिन पहले आज तक जैसे चैनल पर पूरा सिस्टम से आया था, प्याज इतना, गोभी 100 रुपया किलो, प्याज इतना, भिंडी इतना, वही जो 5 दिन पहले 10 दिन पहले जो उसका नहीं है, किसान का दुर्दशा होता है, उस तरह कोई नहीं पता कि आज सस्ता बिक रहा है, लेकिन जो थोड़ा सा तेज होता है तो सारी मीडिया चैनल, और सबसे बड़ी बात कि उस चैनल पर आने वाले लोग भी, उसको कोई ये नहीं करता कि नहीं किसान पैदा करता है और एक टमाटर को पैदा करने में कितना मेहनत पड़ता है, शुरू से अंत तक उसको समझिए, और उसको सारे से जिस तरह से आप पेट्रोल डीजल खरीदते हैं उसी तरह से इसको बिना कुछ है ले खाइए, आपके शरीर के लिए आवश्यक है। बस बहुत बात होगी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम दूंगा। धन्यवाद। हेलो हेलो रंजना दीदी, हेलो। जी बहन जी, जी बहन जी। और हाँ, सभी को प्रणाम जी मेरा। मैं रंजना बहन का बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, रंजना बहन को, क्योंकि उन्होंने मुझे ये जो अपना किया है उसमें शामिल किया, और उसी ने मेरे को यहाँ पर अपना इंटरव्यू देने के लिए कहा। तो उन्हीं के माध्यम से मैं आपको, आपके साथ, सबके साथ बातचीत करने का मेरे को मौका मिला, और अभी आपके साथ जुड़ी हुई तो बहुत बहुत अच्छा अनुभव मेरे को सुनने को भी मिले। इसीलिए मैं, दिनेश भाई साहब ने मेरी तो कस्टडी बनाई। मैं अपनी एक छोटे से किसान हूँ और टूटा फूटा मेरा एक कार्य चल रहा है। तो आपने मेरे को बहुत अच्छा एक मेरा मार्गदर्शन सुनने के लिए आप मेरे को बहुत अच्छा एक सपोर्ट दिया। इसी के लिए मैं सबकी बहुत आभारी हूँ, और सबको मेरा प्रणाम। ओम जी, ऐसे मेरे को मार्गदर्शन करते रहना, और कुछ टूटी फूटी वाणी से मेरे से जो गलती हुई होगी तो उसके लिए मेरे को माफ भी कर देना। बस इतना बोलकर मैं अपने बात समाप्त करती हूँ। बहन जी क्षमा, भाई बहनों में ये परिवार है आपका, इसी युगहर का एक में हमेशा जुड़ते रहिएगा, और इसमें कोई क्षमा और गलती नहीं होती है। जी हाँ, आपने इतना पुरुषार्थ कर रही हैं, बहनों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। जो बहनें हमारी जुड़ी हैं वो प्रेरणा ले रही हैं आपसे।
बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओम। और तो उसको कुटवाने से मेरी जो मेरे से तो गलती हुई होंगी तो नहीं, कोई गलती नहीं हुई है बहन जी। कुछ आप पुरुषार्थ कर रही हैं, क्या गलती, कोई गलती नहीं। और भाई बहन का क्या दिक्कत है, हम लोग सब लोग परिवार हैं अपन, हैं, जितनी अधिक से अधिक गलतियां हो सके करें। ठीक है, बिल्कुल, नहीं तो बहुत अच्छा। सभी को मेरा प्रणाम जी। जी ओम, सबको ओम। अब कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे। सादर प्रणाम। ओम। हाँ जी हाँ। ओम। अच्छा ओम, याच्यात नाही तर हे बंद कसं करलं तर